जोहार सभी छात्र छात्राएं। आज हम लोग क्लास 11 कोशिका चक्रम कोशिका विभाजन चैप्टर को अध्ययन करने वाले हैं। सभी छात्र छात्राएं से निवेदन है कि कोई भी चैप्टर का अध्ययन एक प्रतिभा से करो। आज मुझे एक बात का दुख है कि हमारे यहाँ तमाम बच्चे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम जैसे फेसबुक, ये कोई ऐसा दिन नहीं है बच्चों के लिए। सुबह का शुरुआत इंस्टाग्राम फेसबुक, शाम का शुरुआत इसी से, सोने से पहले इसी से, यानी किताबों से प्रतिभा ही चली गई। ये सोशल मीडिया की जो निगाहें हैं, जो खराब निगाहें हैं, ये उस माँ बाप के सपने को तोड़ रहा है दोस्त, जो प्रतिदिन धूप में भी पसीना निकाल निकाल के पसीना से भींज भींज कर बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं। उस बाप का सपना टूट रहा है मेरे दोस्त। और ये स्टूडेंट की प्रतिभा इतना कमजोर नहीं होना चाहिए जिसे आज की सोशल मीडिया में गंदे गंदे चीज हम जैसे स्टूडेंटों को हरा दे। अगर माँ बाप के सपने को लेकर अगर घर से निकला है ना, तो उस गंदे चीजों से भी आवाज लड़ा दो, कह दो कि अगर है दम ना तो मुकाबला कर। मेरी इस उत्साह से, जुनून से, इस तरह से बच्चों को घर से जुनून से निकलना चाहिए। तो चलिए हम आपके विषय में ज्यादा कुछ न बोलते हुए इस चैप्टर को हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये कोशिका विभाजन हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कितना जरूरी चीज है। देखिए, कोशिका चक्र जो है, इसका मतलब हुआ कि एक कोशिका सबसे पहले खुद को ग्रो करती है, विकास करती है, उसके बाद अपनी कोशिका को दो भागों में विभाजित कर देती है, जिसे एक नई कोशिका का निर्माण होती है। यानी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम लोग को यह जानना है कि एक कोशिका से दो कोशिका कैसे बनती है। बट बच्चों को सवाल यह उठेगा कि सर ये जरूरी क्यों है कोशिका विभाजन। आखिरकार कोशिका विभाजन ना हो तो क्या दिक्कत है? बहुत प्रॉब्लम है। सपोज डेट मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर मेरी हाथ भी कट जाए तो क्या इसको वेल्डिंग थोड़ी नहीं किया जा सकता है? इसको जोड़ने के लिए कोशिका चाहिए, क्योंकि जब इंसान की हाथ कट जाती है ना, तो बहुत सारे कोशिका मर जाती है। जब मर जाती है ना, तो उसे पूरा करने के लिए नई नई कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। तो बताइए, जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो हमारी कटी हुई हाथ ठीक थोड़ी ना हो सकता है। जब हमें घाव हो जाती है शरीर में, तो उस घाव को ठीक करने के लिए उस घाव के द्वारा बहुत सारी कोशिका मर जाती है, और वो घाव तभी ठीक होगी जब नई नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो कोशिका का निर्माण होना तो जरूरी ना है। जैसे हम कमजोर हो गए या हमारी शरीर को विकास करना हो, हमारी शरीर की लंबाई चौड़ाई कब बढ़ेगी? हम बहुत अच्छा ग्रो कब करेंगे? जब हमारे शरीर की कोशिका ग्रो करेगी, कोशिका में विभाजन होगी, नई नई कोशिका बनेगी, तब तो ही हमारा शरीर ग्रो कर सकता है ना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये सारे क्रियाएं पर अध्ययन करेंगे कि कोशिका किस तरह से आखिरकार विभाजन करती है, कोशिका विभाजन तक के बीच में कितनी क्रियाएं होती है। कोशिका तो हालांकि हमारी शरीर की एक मूलभूत इकाई है, छोटी इकाई है, फिर भी हम लोग जानेंगे कि इसके अंतर्गत एक विभाजन के लिए कितनी क्रियाएं होती है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि इसके लिए कितनी क्रियाएं होती है। तो सबसे पहले ये जो कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल साइकिल। कोशिका चक्र के मुख्यतः दो भाग होते हैं। जैसे आप लोग को मैंने बताया ना, इसका दो प्रवस्थाएं होते हैं। जो इसका प्रवस्थाएं कैसे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने बताया कि कोशिका चक्र में कोशिका सबसे पहले खुद को विकसित करेगी, तो ये एक अलग अवस्था हो गया। उसके बाद कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो इसी अनुसार, इसी आधार पर देखते हुए हम कोशिका की दो प्रवस्थाएं को पढ़ेंगे। जैसे पहला जो है उसको बोलते हैं हम लोग अंतरावस्था। अंतरावस्था में हम लोग जानेंगे कि कोशिका विभाजन के लिए कोशिका कैसे खुद को तैयारी करती है, रेडी करती है। और एक है एम अवस्था, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कोशिका खुद को विभाजन कैसे करती है, कितना टाइम लगता है, ये सारे विषयों पर अध्ययन करेंगे। जैसे अंतरावस्था में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें विभाजन की तैयारी सर किस तरह से होता है। विभाजन की इसमें तैयारी पढ़ेंगे। तो विभाजन की तैयारी
किस तरह से होती है, ये सारे विषय पर अध्ययन करेंगे। तैयारी करने के लिए उसका क्या क्या खुद में विकसित करता है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाजन की क्रियाएं, जैसे विभाजन के लिए कौन सी क्रिया होती है, कैसे होती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो विभाजन की तैयारी है, अंतरावस्था जिसको बोलते हैं, इसमें अक्सर ज्यादा समय लगता है। अगर कोशिका चक्र तो पूरा भाग हो गया, पूरा कहानी है कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र का अधिकतम समय कहा जाए तो 95% टाइम अंतरावस्था में लगता है और 5% का टाइम एम अवस्था में लगता है। अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो मनुष्य की कोशिका है, मनुष्य के कोशिका में कुल 24 घंटा का समय लगता है। कोशिका में, कोशिका चक्र के लिए कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। तो अगर देखा जाए तो 24 घंटा में 23 घंटा तैयारी करने में लग रहा होगा। तैयारी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए हम लोग भी कहीं अगर जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ, बच्चे अगर फोन आ जाए कि ससुरारी जाना है या कहीं जाना है, तो बच्चा सबसे पहले खुद को क्या करता है? तैयारी करता है, कपड़ा खींचता है, जूता पहनता है, चप्पल पहनता है और सारे चीजों को पहले साफ करता है, स्नान करता है, सारे चीज सेंट मारता है, सब कुछ अच्छा से रेडी करता है। तो ज्यादा तो उसे तैयारी होने में ही ना टाइम लगा। इसी प्रकार कोशिका को खुद को तैयारी करने में ज्यादा समय लगता है, यानी 24 घंटा में 23 घंटा इसको तैयार होने में टाइम लगा। तो सोच सकते हैं 1 घंटा इसको विभाजन में समय लगा। तो इंसान को काम करने में ज्यादा थोड़ी नहीं टाइम लगता है, इंसान को ज्यादा तैयारी होने में समय लेता है। उसी प्रकार अगर ईस्ट की कोशिका में देखा जाए तो ईस्ट की कोशिका में 90 मिनट का टाइम लगता है, और जो जीवाणु की कोशिकाएं हैं इसमें 20 मिनट का समय लगता है। और 20 मिनट का टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जीवाणु की कोशिका जो है, कोशिका 2 तरह का होता है, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका होता है ना, उसमें थोड़ी सी जटिलता से तैयारी होती है, थोड़ी सी जटिल क्रियाएं होती है, इसलिए उसमें ज्यादा समय लगता है। और जीवाणु की कोशिका में 20 मिनट का ही टाइम इसलिए लगा क्योंकि लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत इसमें सामान्य रूप से तैयारी होना पड़ता है, एक सरल कोशिका है, छोटी कोशिका है, इसलिए इसमें कम टाइम लगता है। तो चलिए हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि अंतरावस्था में कोशिका चक्र का अधिकतम समय लगता है तैयार होने में और कम टाइम लगता है विभाजन में। देखा जाए तो 95% टाइम लगता है तैयारी होने में और 5% का टाइम लगता है विभाजन की क्रिया में। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या तैयारी होता है, इसमें कौन ऐसी तैयारियां हैं, कोशिका खुद को क्या क्या तैयारी करती है, विकसित करती है विभाजन के लिए। अब हम लोग उस मुद्दा पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको समझने के लिए एक विशेष डायग्राम छापते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग कोशिका चक्र का एक विशेष डायग्राम लेते हैं। कोशिका चक्र के एक विशेष डायग्राम ले लेता हूं। देख सकते हैं कोशिका चक्र का इस प्रकार से मैं एक डायग्राम छपा है। एक इस चित्र के माध्यम से हम लोग पूरा कहानी को समझेंगे। इसको G1 बोलते हैं, इसको S बोलते हैं और इसको G2 प्रावस्था बोलते हैं और इसको M बोलते हैं। ये जो आपको G1 दिख रहा है ना, और जो S दिख रहा है और ये जो G2 दिख रहा है, ये तीनों में कोशिका तैयारी करती है और ये तीनों ही अंतरावस्था का पार्ट है। अंतरावस्था जो आप पीछे देख रहे थे, ये तीनों के तीनों अंतरावस्था का भाग है। और G1, S और G2 ये तीनों में कोशिका खुद को तैयारी करती है। और जो ये एम अवस्था है ना, इसमें कोशिका खुद को विभाजन करती है, यानी ये विभाजन की अवस्था है, इसमें कोशिका खुद को विभाजन करती है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि ये G1, S, G2
क्या है, इसमें क्या क्या ग्रो होता है, इसमें कोशिका क्या तैयारी करती है, इसमें क्या तैयारी करती है, और G2 प्रावस्था में क्या तैयारी होती है। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको हम बात करेंगे एक छोटी सी मुद्दा पर, जीवन की बात करेंगे। जो कोशिकाएं, देखते होंगे आप लोग कि जो खिलाड़ी होता है ना वही खेलता है फील्ड में, और जिसको खेलने नहीं आता है ना वो फील्ड के बाहर खड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक G0 लिखा हुआ आपको अक्षर दिखाई दे रहा होगा, उसका मतलब है कि G0 मुंह लटका के फील्ड से वो पर इसलिए खड़ा है क्योंकि इसको खेलने नहीं आता है। मतलब ये ऐसी कोशिकाएं होते हैं जो खुद को विभाजन नहीं करते हैं। आपको यही ना प्रश्न बन रहा होगा कि सर हमारा शरीर में कुछ ऐसे भी कोशिका है क्या कि जो विभाजन नहीं करते? जी, कुछ ऐसे भी कोशिकाएं हैं जो खुद को विभाजन नहीं करते हैं। जैसे हार्ट की कोशिका, जैसे ब्रेन में जो कोशिकाएं हैं ये सब विभाजन नहीं करते हैं। और स्किन, जो चमड़ा दिख रहा है ना, ये भी कोशिका हमेशा विभाजन नहीं करते हैं। जब विभाजन करते हैं खुद को तो उसको जीवन में आ जाते हैं, और जब नहीं विभाजन करते हैं तो उसको G0 की कोशिका कहते हैं। और एक सवाल और, G0 की जो कोशिका है ना उसे शांत अवस्था भी कहा जाता है, शांत अवस्था की कोशिका। तो आप लोग को याद रखना होगा कि G0 की कोशिका वो कोशिका होते हैं जो विभाजन नहीं करते हैं। दूसरा बात, G0 की कोशिका कहां पाया जा सकता है? तो आपको हार्ट में पाया जा सकता है, हृदय में पाया जा सकता है, ब्रेन में पाया जा सकता है। स्किन भी हमेशा नहीं कोशिका विभाजन करती है। तो इस तरह की कोशिका आपको इस हर एक जगह नहीं होते हैं, बट कुछ जगह होते हैं जिसका नाम याद रखना होगा आपको, जैसे हृदय की कोशिका, जैसे ब्रेन की कोशिका। स्किन भी हमेशा हमेशा के लिए ग्रुप विभाजन नहीं करते हैं। तो आप सब समझ चुके होंगे कि हम G0 की कोशिका किसको बोलेंगे। तो ये सेम उसी तरह है, जिसको खेलने आता है वो फील्ड में है, और जिसको खेलने नहीं आता वो फील्ड से बाहर है, वो देखता है, खिलाड़ी ही ना खेलता है। तो चलिए अब हम लोग जीवन के बारे में अच्छी से जानेंगे कि ये जीवन प्रावस्था, जो अंतरावस्था के याद रखिएगा 3 भाग होते हैं। अंतरावस्था के कितने प्रावस्था होते हैं? तो 3, याद फिर से याद कर लीजिएगा, ये अंतरावस्था के 3 भाग है। एक है G1, एक है S और एक है G2। हालांकि हम लोग तीनों के बारे में बड़ी अच्छा से जानेंगे कि इसमें क्या करता है कोशिका, इसमें क्या करता है, इसमें क्या करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। जीवन में सबसे पहला काम होता है RNA और प्रोटीन का संश्लेषण। RNA और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और दूसरा काम इसमें होता है DNA का प्रतिकरण, DNA का प्रतिकृतिकरण। और तीसरा इसमें होता है हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण। जो RNA और प्रोटीन का निर्माण हो गया, तो इसी में हम लोग प्रोटीन, जो प्रोटीन है उसका नाम हिस्टोन है, जो हम लोग आगे चलकर अच्छा से अध्ययन करेंगे। तीसरा होता है कोशिका द्रव्य में विकास। कोशिका द्रव्य में विकास। तो चलिए जानेंगे। कोशिका द्रव्य में विकास। सबसे पहले आरएनए और प्रोटीन की जरूरत कैसे और क्यों पड़ी? जीवन अवस्था में सबसे पहले देखिए, कोशिका में आप लोग को प्रोटीन और एक होता है आरएनए और एक प्रोटीन, इसका जरूरत यहां पड़ा कि एक कोशिका सबसे पहले क्या करता है कि पहले की जो 2 कोशिका बनाना, एक कोशिका से 2 कोशिका बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि इसकी जो लक्षण है, ये लक्षण पूरी तरह से डीएनए के माध्यम से इसमें आएगी। तो इसलिए सबसे पहले जीवन क्या करता है, जो डीएनए का प्रतिकरण करता है। डीएनए का प्रतिकरण का मतलब हुआ, प्रतिकृतिकरण का मतलब हुआ कि इसमें जो कोशिका की लक्षण है, ये सारे गुण है, ये एक नई कोशिका में भी आना चाहिए। इसके लिए डीएनए का प्रतिकरण मतलब फोटोकॉपी होना चाहिए, यानी हम लोग कहते हैं ना 2 कॉपी। उसी प्रकार एक डीएनए का 2 कॉपी किया जाता है। इसलिए 2 कॉपी की तैयारी करने के लिए, 2 कॉपी की तैयारी करने के लिए, डीएनए का प्रतिकरण करने के लिए इसमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि कोई आधार कार्ड को अगर 2 कॉपी करवाना है तो उसमें पैसों की जरूरत पड़ता है। इसी प्रकार जीवन जो है
एक डीएनए का कॉपी निकालता है, कॉपी करता ही नहीं, कॉपी करने का मशीन एस अवस्था में है, यानी सारा चीज का टू कॉपी एस अवस्था में होती है, प्रतिकरण की क्रियाएं एस अवस्था में होती है, लेकिन तैयारी जीवन अवस्था में होता है। जैसे ये तैयारी करता है कि मुझे डीएनए का प्रतिकरण करना है, मतलब पुराने कोशिका में जो गुणधर्म है वो एक नई कोशिका में आना चाहिए। तो आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि तैयारी करने के लिए इन्हें किन किन चीजों को टू कॉपी करवाने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, डीएनए का प्रतिकृतिकरण करने के लिए सबसे पहले आरएनए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई आधार कार्ड के टू कॉपी करवाएंगे तो वहां पर पैसा लगता है, मालिक जो है पैसा मांगता है। ये टू कॉपी करवाने के लिए इस अवस्था में आएगा, तो इस अवस्था इसे हिसाब खोजेगी, जिसे हम लोग चेक पॉइंट बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग जस्ट अध्ययन करने वाले हैं। पहले इसकी कहानी आप समझ लीजिए। ये डीएनए का प्रतिकरण करवाने का सबसे पहला काम करता है, इसीलिए ये कोशिका के सारे लक्षण जो होगा इस कोशिका में भी आना चाहिए, और नहीं आएगा, अगर इस प्रकार से अगर नहीं हुआ तो उस तरह से कोशिका नहीं होगी और इसमें कैंसर की बीमारी हो सकता है, जब कोशिका में समान लक्षण नहीं आते हैं। तो गौर कीजिएगा, डीएनए का प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन का जरूरत पड़ा। और कोशिका, देखिए अब कोशिका द्रव्य में विकास का मतलब तारक का है, तारक केंद्र जो होता है कोशिका द्रव्य में, तारक केंद्र का विकास होगा, जिसे अंत में एक कोशिका को दो कोशिका में विभाजित होगा ना, तो उसके अंदर गुणसूत्र को दो भागों में विभाजित करने का काम करता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छा से। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जीवन अवस्था में क्या क्या हुआ। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, मतलब विकास हुआ, डीएनए का प्रतिकरण हुआ, उसके बाद कोशिका द्रव्य में विकास हुआ। कोशिका द्रव्य में जैसे आप सभी कोशिकांग बहुत सारे पाए जाते हैं, तो एक कोशिका को दो कोशिका में विभाजित होना है तो उसको कोशिकांगों को भी तो विकास की जरूरत पड़ेगा, इसलिए सारे कोशिकांग में, सारे कोशिका द्रव्य में विकास होती है। चलिए उसके बाद देखिए, ये टू कॉपी का मशीन, यहां सारे क्रियाएं होगा। प्रतिकरण जो हमने बोला ना कि डीएनए, जो दोनों कोशिका के लिए डीएनए चाहिए ना दुगना, तो डीएनए के लिए सारा टू कॉपी का मशीन यहां है और इस अवस्था में सारी चीज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां प्रथम चेक पॉइंट होगा, ये बॉर्डर है, यहां पर बोलते हैं कि यहां पर फर्स्ट चेक पॉइंट होगा, और ये चेक पॉइंट को समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे ये जब लेके आएगा ना, तो ये पूछता है ये अवस्था कि क्या बात है भाई, तो बोलता है ना कि हमें डीएनए का टू कॉपी करवाना है, तो बोलता है कि पैसा है, पैसा मतलब प्रोटीन। अरे उसको डीएनए का टू कॉपी करवाने के लिए तो जरूरत चीज को तो पूछेगा ना, इसको चेक पॉइंट बोलते हैं। तो ये पूछता है कि डीएनए का टू कॉपी करवाना है, तो इसके लिए है जो जरूरत की चीज, जैसे प्रोटीन है तो कहता है कि यस है। कोशिका द्रव्य में विकास हुआ तो यस हुआ। उसके बाद चेक पॉइंट अगर सही निकला तो एस अवस्था में आएगा, और एस अवस्था में सबका द्विगुणन होता है। द्विगुणन मतलब सब दोगुने हो जाते हैं। जैसे अगर चेक पॉइंट अगर गलत निकला तो ये क्रिया यही रोक दिया जाता है। और अगर गलत, अगर कोई चीज सही से अगर विकसित नहीं हुआ है और इस अवस्था में अगर आ जाएगा, तो समझ जाइए वो कोशिका में कैंसर, यानी वो कोशिकाएं एक कैंसर की बीमारी उत्पन्न कर सकता है, कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न होंगे। अगर चेक पॉइंट गलत रहा और आगे की क्रिया हो जाएगा तो समझिए कैंसर जैसे क्रियाएं हो सकता, यानी कैंसर कोशिका का निर्माण हो सकता है। इसीलिए चेक पॉइंट बहुत जरूरी होता है इनके बीच में। तो चलिए इस अवस्था में जानते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, इस अवस्था में जो हिस्टोन नाम का प्रोटीन, जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, वो दोगुना हो जाएगा। सबका हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन होगा। हिस्टोन प्रोटीन, कोई आपसे पूछेगा कि डीएनए का प्रतिकरण करने के लिए कौन सा प्रोटीन की जरूरत पड़ता है, तो हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन होता है। द्विगुणन का मतलब इसमें दो कोशिकाओं के लिए जो जरूरत है वो पूरा हो जाता है, द्विगुणन होता है। उसको इसके बाद दूसरा इसमें होता है डीएनए, जिसमें डीएनए में जीनोम होता है ना, जिसको हम लोग जीन बोलते हैं। डीएनए में जो जीनोम होता है, ये जीनोम का द्विगुणन होता है, दुगुना हो जाता है, द्विगुणन। उसके बाद आपको हम बोले थे कि कोशिका द्रव्य में विकास, तो कोशिका द्रव्य में जो तारक केंद्र होते हैं, तारक केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं, तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। तो सबको याद रखेगा कि इस अवस्था में क्या क्या हुआ। इस अवस्था में सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन हुआ। जीनोम, डीएनए का हम सब जानते हैं कि डीएनए
का छोटा पार्ट जिसको हम लोग जीनोम, जैसे आम का पेड़ बोना है तो आप तो बीजे ने बोइएगा, आम का पेड़ थोड़ी ना बो सकते हैं। उसी प्रकार डीएनए का छोटा रूप जीनोम होता है, तो जीनोम का ही द्विगुणन होगा। कभी भी छोटे चीज, बड़ा पेड़ बोना है, बड़ा पेड़ चाहिए तो उसका बीज ही बोया जाता है। उसी प्रकार ये डीएनए के लिए बीज है, और ये जीनोम जो है ना वो जीनोम का द्विगुणन हुआ, वो हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन हुआ। जीनोम का द्विगुणन मतलब जो नई कोशिका बनना था उसके लिए 2 कॉपी हो गया। जैसे हमको एक आधार कार्ड को 2 जग देना है तो उसके लिए 2 कॉपी करवाते हैं ना, तो 2 कोशिका में डालना था ना, इसीलिए यहां 2 कॉपी हो गया, यानी जीनोम का द्विगुणन हो गया। यानी अब एक नई कोशिका में, एक 2 कोशिका में विभाजित होने हो गया, हो रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, जीनोम का द्विगुणन होता है, तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि जीवन में क्या हुआ। जीवन में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण हुआ, कोशिका द्रव्य में विकास हुआ, और एस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन हुआ, जीनोम का द्विगुणन हुआ, उसके बाद तारक केंद्र का द्विगुणन हुआ। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि G2 अवस्था आखिरकार क्या करता है। इस अवस्था को तो बात आप समझ गए। अब हम लोग सारे कहानी जानेंगे G2 अवस्था का, आखिर G2 अवस्था में क्या चीज होती है। G2 प्रावस्था अंतरावस्था का वह भाग है जिसमें G2 अवस्था में एक ट्यूबिलिन नाम का प्रोटीन का निर्माण होता है। ट्यूबिलिन प्रोटीन, यह एक प्रोटीन है। यह प्रोटीन का निर्माण इसलिए होता है, उसमें तो डीएनए के लिए इसमें प्रोटीन का निर्माण हुआ, डीएनए का प्रतिकृतिकरण करने के लिए। लेकिन G2 में प्रोटीन का निर्माण इसलिए होता है ताकि कोशिका विभाजन हो सके। यानी कोशिका विभाजन में जो प्रोटीन की जरूरत होती है वो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? ट्यूबिलिन G2 करता है। G2 अवस्था में ट्यूबिलिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है, और यह तर्कु तंतु का निर्माण करता है। तर्कु तंतु का निर्माण करता है जो एक कोशिका को 2 कोशिका में विभाजन होने में मदद करता है। यानी हम लोगों ने समझा कि जीवन में, आप लोगों को समझना होगा कि जीवन में हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण हुआ, डीएनए का प्रतिकरण की तैयारी हुई, और कोशिका द्रव्य में विकास हुआ। G2 में सब चीज का दुगुना हुआ, द्विगुणन हुआ। जैसे हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन हुआ, डीएनए का प्रतिकरण जिसमें जीनोम का द्विगुणन हुआ, और तीसरा जिसमें तारक का है, जिसको हम लोग तारक केंद्र बोलते हैं, उसका द्विगुणन हुआ। इस अवस्था में आप लोग याद रखना होगा ट्यूबिलिन प्रोटीन का निर्माण होता है जो कोशिका विभाजन, जब एम अवस्था हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें जानेंगे कि ट्यूबिलिन प्रोटीन का क्या महत्व था। तो हम लोग अब जानेंगे एम अवस्था में, जब विभाजन की अब अवस्था पढ़ेंगे तो जितनी हम लोग पढ़ लिए इतना सारे चीज, इसमें 95% का इतने में टाइम लगता है। तो चलिए अब हम लोग जब पढ़ेंगे एम अवस्था ना तो सारे चीज को अध्ययन करेंगे कि ये ट्यूबिलिन प्रोटीन किस तरह से एम अवस्था में कार्य करता है। तो हम लोग एक अलग पार्ट, एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सब जानेंगे कि एम अवस्था का क्या कार्य है, एम अवस्था अपना काम कैसे करता है, और ये ट्यूबिलिन प्रोटीन एम अवस्था में विभाजन में कैसे मदद करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे चीज बताएंगे आप लोग को। तो चलिए अब एक इसका अलग पार्ट बनेगा, पार्ट 2 में सारे चीज बताया जाएगा।